यस सर। आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? मतलब स्क्रीन मतलब मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है आपको? नो सर। नो सर। अब यस सर। यस सर। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 11th CS लो इंटीआरडी को और अगर आप उसमें देखेंगे 12th की एनसीईआरटी की बुक में इतने चैप्टर दिए हुए हैं, कितने दिखाई दे रहा है? एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग पाइथन, ये आपका 11th का है ना। फिर स्टैक क्यू 11th का नहीं, सॉरी फर्स्ट टर्म का है ना। सॉर्टिंग, सर्चिंग, डेटाबेस एंड एसक्यूएल, नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा कम्युनिकेशन। अब आप ये देखो कि आपके सिलेबस में क्या है। नेक्स्ट पर दिखा दीजिएगा और आप चलेंगे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस देखता है आपको लिखा हुआ, देख पा रहे हैं? तो देखो जब भी क्लास शुरू हो, मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। हाँ रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो जिन बच्चों की क्लास छूट जाएगी वो बाद में देख लेंगे, जिससे हमारा सिलेबस टाइम पे पूरा हो जाए। तो आप देखो आपके फर्स्ट टर्म में क्या आना था, सेकंड टर्म में क्या आना था। 11th का सिलेबस दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। अब हम पहले 12th वाले सिलेबस पे जाते हैं। यहाँ से आपका 12th का सिलेबस दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस 2021-22, कोड नंबर 083, क्लास 12। तो इस सिलेबस को जानने के लिए उन्होंने कहा कि पहले जानकारी क्या होनी चाहिए आपको, 11th का जितना है वो आना चाहिए कंप्यूटर साइंस। फिर 12th क्लास को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या आना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी एबल टू अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ फंक्शन, फंक्शंस आनी चाहिए आपको, कांसेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग आनी चाहिए, स्टैक आना चाहिए। ये तीन जो पार्ट है वो फर्स्ट टर्म के हैं, स्टैक, फाइल हैंडलिंग और कांसेप्ट। अभी क्या है आपको स्कोरिंग के हिसाब से अभी क्या लाना है आपको कंप्यूटर नेटवर्क आएगा आपके एग्जाम में और एसक्यूएल और डेटा कंसेप्ट आएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अगर देखें तो टर्म वाइज देखते हैं। देखो यहाँ पे कंप्यूटेशनल देखिए यानी पाइथन टर्म 1 में 35 मार्क्स की है, टर्म 2 में केवल 5 मार्क्स की है। एक टॉपिक रह गया बस पाइथन का, बाकी तो फर्स्ट टर्म में कवर हो गई। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क थ्योरेटिकल यूनिट है, उसको 10 मार्क्स की है और एसक्यूएल आपकी 20 मार्क्स की है। तो एसक्यूएल बहुत आसान होती है और 20 नंबर की एसक्यूएल दी हुई है, 10 नंबर की थ्योरी दी हुई है और 5 नंबर की आपकी पाइथन का पार्ट आएगा। ये समझ में आ रहा है? अब क्या आएगा 5 नंबर का पार्ट, क्या रह गया है आपका? देखो अगर टर्म वाइज देखें तो ऊपर रह गया शायद, यहाँ पे देखो टर्म 2। तो डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक, ऑपरेशन ऑन स्टैक, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। एक डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक, वो आएगा और बाकी सब फर्स्ट टर्म का रहेगा। तो स्टैक के क्वेश्चन आ सकते हैं, आसान है, स्क्रू कर लेंगे। लेकिन इसकी आसान तब है जब आपको पाइथन आती हो, है ना। तो इसको बाद में छोड़ देते हैं, हो सकता है आपकी पाइथन 11th में सही ना हुई हो या फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट नहीं हुआ था आपका, है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से थ्योरेटिकल चैप्टर और उसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये 20 मार्क्स की यूनिट है। तो आईपी में भी है ये, 12th आईपी में भी ये सिलेबस में है और 12th सीएस में भी सिलेबस में है। तो दोनों का कॉमन हो जाएगा, है, दोनों क्लास एक साथ चल सकती है या एक दूसरे की क्लास में आप देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है आपको यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट, ये कितने मार्क्स की आएगी? 20 मार्क्स। तो सबसे पहले इसमें हम दो चैप्टर में बांट सकते हैं। एक है डेटाबेस कंसेप्ट, थ्योरी है इसमें, क्यों डेटाबेस पढ़ते हैं हम, कैसे एसक्यूएल को यूज करते हैं, एसक्यूएल एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे कंसेप्ट यहाँ पढ़ेंगे पहले डेटाबेस कंसेप्ट में, यहाँ तक रिलेशनल डेटा मॉडल तक, और उसके बाद हमारी एसक्यूएल शुरू हो जाएगी। और एसक्यूएल के लिए प्रैक्टिकल के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका नाम है माई एसक्यूएल, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन। और एक टॉपिक और है आपके आईपी में नहीं है, वो है कनेक्टिविटी विद एसक्यूएल, कनेक्टिविटी विद पाइथन, ये भी है इसके अंदर। तो मेजर पार्ट क्या है इसमें? एसक्यूएल का है। तो रेडी है आप? करें? अगर हम मार्क्स की बात करें, अगर हमें सेकंड टर्म में 35 मार्क्स लाने हैं
तो हमारे 5 नंबर होंगे स्टैक के, पाइथन में जो स्टैक के प्रोग्राम है, और 10 नंबर होंगे कंप्यूटर नेटवर्क के, और 20 नंबर होंगे हमारे इसके, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट एसक्यूएल के, है ना। तो यहाँ पे अगर एनसीईआरटी की बुक को देखें हम दोबारा से, तो देखो चैप्टर नंबर 8 डेटाबेस कंसेप्ट और 9, 8 और 9 केवल ये 2 चैप्टर मिलकर हमारे कितने मार्क्स बना रहे हैं, 20 मार्क्स बना रहे हैं, 8 और 9। उसके बाद 10 और 11, 10 और 11 क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क, और जबकि 12 भी उसी में आ जाएगा। 10, 11, 12 3 चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो 10 मार्क्स के हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं 8वां चैप्टर, इसका नाम है डेटाबेस कंसेप्ट। रेडी हो? यस सर। 8वां चैप्टर है डेटाबेस कंसेप्ट। और अगर हम इसको कैसे हटाएंगे, हटाएंगे क्या? यस, देखिए चैप्टर नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी बुक, नाम है उसका डेटाबेस कंसेप्ट। तो कंसेप्ट तो हम जानते हैं, हर सब्जेक्ट में कंसेप्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर किस चीज के कंसेप्ट है, डेटाबेस की। तो जो वर्ड आ रहा है डेटाबेस, सबसे पहले हमें उसकी मीनिंग समझनी पड़ेगी, क्या है डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है, सबसे पहले डेटाबेस दो वर्ड आ रहे हैं, एक डेटा और एक बेस। तो डेटा क्या होता है, बोलो, व्हाट इज अ डेटा इशू? यस सर। दोबारा बोलो, आवाज नहीं आएगा। व्हाट डू यू मीन डेटा? तो एक पर्टिकुलर टाइप। चलो, आपका नेटवर्क शायद उधर, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना आपको? आपकी आवाज कट के आ रही है, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? यस सर। हाँ। तो डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। क्या होता है डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। जैसे हम कहें मैंगो 10 रुपीज, ब्रेक बोल्ट बोले सेलिंग प्राइस, तो ये अलग अलग वर्ड्स क्या हैं, डेटा तो है, लेकिन कोई उसका मीनिंग नहीं है। अगर हम कहें द सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगो इज 10 रुपीज, उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, प्रोसेस कर दिया, तो क्या बन गई वो इन्फॉर्मेशन। तो डेटा इसमें क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। अगर डेटा को हम प्रोसेस कर देते हैं तो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, ठीक है। माइक ऑन करो, अभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। और जब डेटा ज्यादा हो जाता है, लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटाबेस। लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटाबेस। जब डेटा ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या होता है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, जिसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कहते हैं उसको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, तो इसको शॉर्ट में बोल देते हैं DBMS। D फॉर डेटा, B फॉर बेस, M फॉर मैनेजमेंट और S फॉर सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस की कॉन्सेप्ट। मिस्टर जैन, एक भारतीय कंप्यूटर इंजीनियर है, उन्होंने कहा इनकंसिस्टेंसी ऑफ योर माइंड कैन डैमेज योर मेमोरी, रिमूव द इनकंसिस्टेंट डेटा एंड कीप द ओरिजिनल वन। इनकंसिस्टेंट का मतलब जो बदलता रहे, जो चंचल हो, है ना। तो जो हमारे मस्तिष्क की चंचलता है, वो हमारे दिमाग की जो मेमोरी है उसको डैमेज कर सकती है। तो रिमूव द इनकंसिस्टेंट डेटा। तो जो आपके मन में जो अस्थिर विचार हैं उनको हटा दीजिए और एक लक्ष्य बनाकर पूरी मेहनत उसमें कीजिए, कीप द ओरिजिनल वन। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फाइल सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटा मॉडल एंड कीज इन रिलेशनल डेटाबेस। तो धीरे धीरे सारी चीज समझ में आने लगेंगी। देखो क्या कहा सबसे पहले 8.1 में, इंट्रोडक्शन करना है। किससे कर रहे हैं इंट्रोडक्शन,
डेटाबेस कंसेप्ट से। व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस? So after learning about the importance of data in the previous chapter, we need to explore the methods to store and manage data electronically. यानी जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, कंप्यूटर में डेटा को मैनेज की बात करते हैं, तब क्या होता है, डेटा को हम इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करते हैं। उससे पहले क्या था, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था। यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप कर रहे हैं फाइल सिस्टम। जैसे बैंक में आप खाता खुलवाने गए तो एक रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाता था, आप कितने पैसे जमा कर रहे हैं, कौन सी डेट में जमा कर रहे हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस ऐसे लिखा जाता था। फिर एक पासबुक आपको दी जाती थी, वहां पर फिर दोबारा से नाम, डेट और कितने पैसे जमा किए। तो अब उस सिस्टम को जब बहुत ज्यादा डेटा होने लगा तो मैनेज करना मुश्किल होने लगा उसको, तो उसको रिप्लेस किसने किया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कंप्यूटर का है उसने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। तो उन्होंने कहा लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्कूल दैट मेंटेन्स डेटा अबाउट इट्स स्टूडेंट along with their attendance record and guardian detail। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में जैसे डेटा मैनेज करना है बच्चों का, और उसमें क्या करना है, बच्चों की अटेंडेंस और पेरेंट्स की डिटेल को स्टोर करके रखना है। तो क्लास टीचर marks daily attendance of a student in the attendance register. The teacher records P for present and A for absent against each student's roll number on each working day. If the class strength is 50 and total working days in a month is 26, then teacher needs to record 15 to 26 records manually in the register every month. So as the volume of data increases, the manual data entry becomes TDDS. तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है डेटा का, तो मैनुअल डेटा एंट्री मुश्किल होती जाती है, कठिन होती जाती है, टेडियस जॉब हो जाता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग इन दिस एग्जांपल। जैसे मैनुअल क्या क्या करते हैं, एंट्री ऑफ स्टूडेंट डिटेल, रोल नंबर एंड नेम्स इन द न्यू अटेंडेंस रजिस्टर व्हेन द स्टूडेंट इज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, राइटिंग स्टूडेंट डिटेल इन ईच मंथ, ये सारे काम हमें मैनुअली करने पड़ते हैं। अगर हम इसको कंप्यूटराइज कर दें तो बहुत सारी चीज आसान हो जाएंगी, है ना। सो फाइल सिस्टम में क्या था, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. आप बोल तो नहीं रहे, बोल हो गया। चलिए अभी पहले समझते हैं डेटाबेस क्या है। डेटाबेस आप डिफाइन करता हूँ डेटाबेस। एक मिनट, प्रिंसिपल का फोन आ रहा है। हेलो जी सर, जी जी। कहाँ पे लिखना है, देख देख के वर्क करता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। MS टीम पे कह रहे हैं, व्हाट्सएप पे कह रहे हैं? ओके, हाँ जी जी, ओके जी, हाँ हाँ, ठीक 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 है। मैं अभी कटवारी जी के साथ बैठ के टाइम टेबल लेके उनसे सही करता हूँ। ठीक है, ठीक, ओके। तीसरू आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा, हम डेटाबेस की बात कर रहे थे, तो अभी तुम बोर हो रहे हो, डेटाबेस तो आप समझ गए, है ना। अब डेटाबेस को हम कैसे मैनेज करते हैं, देखो सबसे पहले डेटाबेस को डिफाइन कैसे करेंगे। डेटाबेस इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा। अब क्या हुआ, जब डेटा जब ज्यादा होने लगा तो इसको मैनेज करना मुश्किल होने लगा, तो उन्होंने क्या किया, सबसे अगर छोटी यूनिट देखें तो सबसे पहले डेटा के लिए क्या था, कंप्यूटर में एक एक बायर था शुरू में, तो एक बायर से हम कितना डेटा दिखा सकते थे,
0 या 1, एक बिजली के तार से दो ही चीजें बता सकते थे ना, 0 और 1। Yes, sir. और 1 को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट से क्या बना था? बाइनरी का पीआई लिया और डिजिट्स का पीएस लिया तो बिट बन गया। तो 1 वायर कैन रिप्रेजेंट 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, आइदर इट इज 0 और 1। फिर जब 4 वायर मिले थे तो एक निबल बन गया था। जब 8 वायर्स हमने जब दिखाए उससे क्या बन गया? सामने भी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. डेटाबेस कंसेप्ट चैप्टर नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है, उसमें पहली बात ये आती है व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा। आप डेटाबेस कैसे बना? कंप्यूटर का डेटाबेस है वो कैसे बना? शुरू में एक बिजली का तार था, देयर इज ओनली वन वायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच कैन रिप्रेजेंट टू सिग्नल्स, आइदर 0 और 1। एक वायर से हम कितने सिग्नल रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2, 0 या 1। 0 और 1 को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट से बना बिट। वन वायर कैन रिप्रेजेंट 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर 4 बिट हम यूज करते हैं तो 2 की पावर 4 सिग्नल जनरेट हो सकते हैं। 4 वायर से कितने हो सकते हैं? 2 की पावर 4 सिग्नल्स, यानी 1 लेवल इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। फिर 8 वायर से कितना कर सकते हैं? 2 की पावर 8। तो कीबोर्ड पर जितने करैक्टर हैं उन सबके नीचे कितने वायर होते हैं? 8 वायर होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर वी नीड्स 8 वायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या 8 बिट इंफॉर्मेशन या 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन। 1 बाइट जो है वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो पहले क्या था? पहले 1 बिट थी, 4 बिट मिली तो एक निबल बना, 8 बिट मिली तो एक बाइट बन गया। 8 बाइट का मतलब एक कैरेक्टर बन गया। और कई सारे कैरेक्टर बने तो एक फील्ड बन जाता है। अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल में एक खाने को क्या बोलते हैं? एक फील्ड बोलते हैं। और कई सारे फील्ड मिल जाए तो क्या बन जाती है? एक रो बन जाती है, रिकॉर्ड बन जाता है। और कई सारे रिकॉर्ड बनाएंगे तो क्या बन जाएगी? एक टेबल बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये, कंप्यूटर में जब डेटा को स्टोर करते हैं हम, तो कैसे स्टोर करते हैं? टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है तो स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो टेबल का दूसरा नाम कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या है? रिलेशन। तो रिलेशन की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं या टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। तो ऐसे डीबीएमएस जो टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, रिलेशन की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कहलाते हैं? Relational database management. मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऐसे MySQL हमारा क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। MySQL इज ऑल्सो ए डीबीएमएस और वो फ्री सॉफ्टवेयर है। आप नेट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो मैं MySQL ऑन कर रहा हूँ, MySQL। अगर आपके सिस्टम है आप भी कर सकते हो। दिखाई दे रहा MySQL? एम देखो ये आ गया MySQL। ठीक है, अब इसका पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे रखा है 1 2 3। आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आप अपना पासवर्ड दे देंगे। तो ये जो कर्सर आया है वो कहाँ पर आया है? MySQL प्रॉम्प्ट पे दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. पहला कमांड होता है MySQL का, तो SHOW शो डेटा बेसिस। इस पर आगे लिखेगा SHOW शो मतलब दिखाइए, डेटा बेसिस को दिखाइए। MySQL क्या है? एक डीबीएमएस है। तो डीबीएमएस के अंदर क्या होगा? डेटाबेसेस होंगे। और डेटाबेसेस के अंदर क्या होगा? टेबल्स होंगी। टेबल्स के अंदर क्या होगा? रो और कॉलम्स होंगे, है ना? तो डेटाबेसेस करेंगे तो इतनी सारे डेटाबेसेस के अंदर बने हुए दिखाई दे रहा है। इंफॉर्मेशन स्कीमा, दीपशिखा, MySQL, रिया और टेस्ट। इसमें से 3 तो बाई डिफॉल्ट वाले होते हैं जो हमने बनाए हैं। मान लो हम और डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं तो बनाने के लिए क्या कमांड है? क्रिएट डेटाबेस सही है? इस पहले नहीं शाम, ठीक है। Yes, sir. तो इसका कमांड का नाम क्या हुआ? क्रिएट स्पेस डेटाबेस स्पेस डेटा, और बेस में स्पेस नहीं है। तो क्रिएट, एक वर्ड क्रिएट है, एक डेटाबेस है और एक डेटाबेस का नाम है। तो क्रिएट डेटाबेस सांभवी, तो क्या है? क्वेरी होके सांभवी नाम का डेटाबेस बन गया है। और अब दोबारा से देखें इस कमांड को चला के शो डेटाबेसेस, तो देखो इस लिस्ट में पहले 5 आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं? यहाँ पे आ गया सांभवी। Yes, sir. हमें कोई डेटाबेस यूज करना है, इसमें से यूज करना है तो उसके लिए कमांड है यूज
डेटाबेस का नाम। तो मान लीजिए मुझे यूज करना है यूज भंगी, डेटाबेस चेंज हो गया। अब हम सामग्री डेटाबेस के अंदर चले गए, है ना। अब देखेंगे अब डेटाबेस के अंदर क्या होता है। बता डेटाबेस के अंदर क्या होगा, टेबल्स होंगी, है ना। Yes, sir. Same. Yes, sir. उसके लिए कमांड क्या टेबल के लिए, तो फ्लो टेबल्स, फ्लो इससे भी टेबल दिखा देगा। तो उसने क्या दिखाया, एम्प्टी सेट, कोई टेबल नहीं है, क्योंकि नया डेटाबेस बनाया ब्लैंक है वो, इसलिए उसमें कोई टेबल नहीं है। अगर टेबल बनानी है आपको, तो जैसे पाइथन में डेटा टाइप होते थे, ऐसे ही यहाँ पर भी डेटा टाइप, MySQL में भी डेटा टाइप होते हैं। कौन कौन से डेटा टाइप है, वैसे तो बहुत सारे हैं, जरूरी कौन कौन से देखो जनरली यूज होते हैं। एक तो इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू के लिए, एक फ्लोट है, फ्लोट वैल्यू के लिए, कैरेक्टर है टेक्सुअल वैल्यू के लिए, जैसे नाम स्टोर करना हो, डेजिग्नेशन स्टोर करना हो, तो क्या कैरेक्टर और दो डेटा टाइप है, कैरेक्टर और वेक्टर। अभी क्वेश्चन ये आता है, तो एक तो मैं लिख रहा हूँ कमांड नहीं है, इंट डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है, कैरेक्टर है, एक है वेर कर और एक है आपका डेट। टाइप से आपका काम हो जाता है, मोस्टली यही होते हैं। तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वेक्टर और डेट। तो ये तो देखो इंटीजर किसके लिए है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, फ्लोट फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, कैरेक्टर फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, वेक्टर वेरिएबल लेंथ, और डेट को स्टोर करने के लिए। तो कैरेक्टर और कैरेक्टर में डिफरेंस क्या है, अगर हमको फिक्स्ड लेंथ की कोई स्ट्रिंग लेनी है तो हम कैरेक्टर यूज करते हैं। मतलब जैसे हमने किसी कॉलम का नाम रखा, जैसे नेम नेम कॉलम दिया, उसका डेटा टाइप रख दिया कैरेक्टर 20, इसका मतलब 20 कैरेक्टर्स ले सकते हैं नेम में। तो वो क्या करेगा, अगर हमने उसमें राम स्टोर किया है, 17 कैरेक्टर्स को भी अपने करके रखेगा, वो 20 स्पेस फिक्स कर देता है करेक्टर, क्योंकि वो फिक्स लेंथ है। लेकिन वर्कर क्या करेगा, 20 कैरेक्टर हमने दिया, वर्कर 20 और नाम स्टोर किया राम, तो 17 को फ्री कर देगा वो। तो ये मेमोरी एफिशिएंट है वर्कर, इसलिए बोलते हैं उसको वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर, और ये है फिक्स लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, तो ये 5 डेटा टाइप है। अभी हम टेबल बना रहे हैं, देखो टेबल बनाने का कमांड है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, पहला कॉलम, डेटा टाइप, नेम, एक दे दिया रोल नंबर, तो दिया इंट, इंट कितने, इंटीजर 5 इंटीजर। ठीक है, पहले तो इसको बंद कर दिया। एक ऐसी टेबल बना रहे हैं हम, स्टूडेंट टेबल, जिसमें दो कॉलम है, एक नेम कॉलम है और रोल नंबर कॉलम है। ठीक है, अब इसको देखना चाह रहे हैं कैसा लिखा है स्ट्रक्चर इसका, डिस्क्राइब कमांड लगा के, क्रिएट स्टूडेंट, डिस्क्राइब स्टूडेंट बता रहा है कि इसमें फील्ड कितने बने, फील्ड का मतलब कॉलम कितने बने, नेम और रोल नंबर, उनका डेटा टाइप क्या है। समझ में आया। Yes, sir. और अब देखेंगे हम इसमें 100 टेबल चलाकर, तो कितनी टेबल लिखाएगा, सामग्री डेटाबेस में कितनी टेबल है, Sir, एक है. ठीक है ना। तो इस तरह से तो टेबल बनाते हैं। अब इस टेबल में हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए कमांड है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यू, और वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो ये याद रखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू है तो डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन कैरेक्टर वैल्यू है तो इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे उसको। तो पहले नाम है, नाम दे दिया अजय, और फिर रोल नंबर है तो रोल नंबर डायरेक्ट लिख देंगे, वो तो इंटीजर है। इस तरह से वैल्यू जो भी सेमीकोलन लगा दिया और वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब देखना है कि कैसे इंसर्ट हुई, टेबल को देखने के लिए क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। समझ में आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. वन मोर स्टूडेंट पे
अरे हर्षित आ गए और सुरेंद्र विक्रम आ गए, 4 लोग आ गए। चलिए, कल तो रेगुलर आए ना, इसलिए MySQL बहुत आसान है और आप आसानी से इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको क्या करूंगा, MySQL का जो सबसे छोटा वाला सॉफ्टवेयर है ना, उसको गूगल ड्राइव में अपलोड करके लिंक भेज दूंगा आपको, फिर उसको आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना। 25-30 MB का ही है बस, है ना? यस फिर सर। आप समझ आ जाएगा, बहुत आसान होता है MySQL। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, अगर भूल जाओगे। और 20 नंबर का ये भी याद रखना है। और MySQL विद इन 15 डेज खत्म हो जाता है, मास्टर हो जाते हैं 15 दिन के अंदर। तो हमने अभी क्या देखा, टेबल को क्रिएट करना। लेकिन अभी जैसे आपने सुन लिया, आपने उसको कमांड को रन नहीं कराया तो वो समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज आपको पहले वो सॉफ्टवेयर भेज देता हूँ। सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना, लैपटॉप में या कंप्यूटर में, और फिर साथ साथ जो कमांड मैं यहाँ चलाऊँ वो वहां पे आप रन करा के देखोगे, तो फिर आपको तुरंत वो लर्निंग हो जाएगी पक्की, है ना? यस सर। यहाँ पर अगर मुझे मिल जाता है तो मैं जाता हूँ इस ड्राइव में, और ये MySQL लिखा दिख रहा है, ये रहा MySQL सर्वर। तो ये जो भाई गेट लिंक, कॉपी लिंक, तो मैं आपको ये वाला व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ठीक है? कहाँ गया 12th का CSI पे लिखना, ये आ गया हर्षित। ये गूगल ड्राइव का लिंक है, तो यहाँ से आप MySQL का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। लिंक टू दिखाई दे रही है इसमें? यस सर। यस सर। सॉफ्टवेयर तो नेट से ही मिल जाता है, वो ओपन सॉफ्टवेयर, लेकिन उसमें इतने सारे वर्जन आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, उस काम के लिए बहुत छोटा है, 30 MB के आसपास का है, और सबसे अच्छा चल रहा है ना? इजी टू डाउनलोड है और ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता सिस्टम का, इसलिए मैंने ये वाला लिंक भेज दिया, ठीक है? इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करिएगा, और जब कल की क्लास में मैं यहाँ से इस तरह बढ़ाऊंगा कि यहाँ से कमांड बताऊं तो आप वहां पे रन कर लें। तो आज हमने क्या देखा कि कैसे हम डेटाबेस को देखते हैं, फिर अगर वो अपना डेटाबेस बनाना है तो कैसे बनाते हैं उसको। देखो कौन कौन से कमांड है, शुरू से देखते हैं। 4 डेटाबेसेस से देख सकते हैं आप कौन कौन से कमांड हैं आपके डेटाबेस के अंदर। फिर अपना डेटाबेस बनाना है तो क्रिएट स्पेस डेटाबेस स्पेस सामग्री, या जो भी नाम आपको बनाना है डेटाबेस का वो नाम लिख देंगे। फिर देखेंगे तो वो डेटाबेस बन जाएगा। अगर कोई डेटाबेस यूज करना है बने हुए डेटाबेसेस में तो लिखेंगे यूज डेटाबेस का नाम, ठीक है? फिर डेटाबेस में जब चले जाएंगे, डेटाबेस चेंज, ये मैसेज आएगा यहाँ पे डेटाबेस चेंज, इसका मतलब आप उस डेटाबेस के अंदर चले गए। फिर वहां पर आपको कमांड चलाना है शो टेबल्स, तो क्योंकि नया बनाया था हमने इसलिए वहां पे एम्प्टी सेट आया था। फिर उसके बाद हमने टेबल बना ली, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। किसी भी टेबल में क्या होगा, कॉलम होंगे, और जो हम डेटा इंसर्ट करते हैं वो रो होती है। तो पहले हम कॉलम बना देते हैं, ब्लैंक स्ट्रक्चर बना देते हैं टेबल का, यानी जो टेबल बना उसके में 2 कॉलम हुए, एक कॉलम हुआ नेम नाम का, एक हुआ रोल नंबर नाम का, उसमें डेटा कोई नहीं है। तो डेटा क्या डाला हमने, डेटा डाला इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, यहाँ पर अजय और 40 वो डेटा है। यहाँ पे देखिए जो ब्लैंक टेबल थी उसमें हेडिंग थी नेम और रोल नंबर, और एक्चुअल डेटा कितना था उसमें अजय और 40। तो एक रो है इस टेबल में, आपको ये 2 रो लिखनी होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो वो क्या हेडिंग है, तो एक ही रो है उसमें एक्चुअल, वन रो इंसर्ट दिखाई भी आ रहा है, वन रो इंसर्ट। अगर हम एक और रो इंसर्ट करें, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करें, कैसे होगा, इंसर्ट इनटू अजय, अजय की जगह कर दिया हमने विजय, और रोल नंबर कर दिया 50। अब देखें सेलेक्ट स्टार लगा के देखें क्या है, 2 रो इन सेट, यहाँ पे कितनी रो दिखा रहा है 2। तो देखो ये जो ऊपर हेडिंग आ रही है नेम और रोल नंबर, वो तो टेबल का स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में डेटा क्या है, अजय और विजय है डेटा, ठीक है? यस सर। यस सर। इस तरह से हम क्रिएट टेबल बना सकते हैं, और उसका टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए कमांड है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, और फिर जो वैल्यू देते हैं एक्चुअल वैल्यू ध्यान रखते हैं, अगर करेक्टर टाइप का डेटा है
यानी कैरेक्टर, वेर कैरेक्टर और डेट टाइप का डेटा टाइप है किसी कॉलम का, तो इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू देती है। अगर इंटीजर और फ्लोट है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 40, देखो 40 पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, अजय पे लगाया, क्योंकि अजय का हमने ये नहीं लिया था नेम का कैरेक्टर टाइप का है, तो कैरेक्टर, वेर कैरेक्टर और डेट टाइप का डेटा टाइप है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, अदरवाइज सीधे लिख देंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो किसी के सिस्टम में इंस्टॉल है क्या MySQL? आप कहाँ क्लास में ले रहे हैं, मोबाइल से ले रहे हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप से ले रहे हैं? So, mobile, sir. Nice. Mobile. जैसे है आपके पास, किसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है? है। हाँ, तो अगली बार से ना कंप्यूटर वाली क्लास में कंप्यूटर से ही लीजिए। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे देखा है, देखो आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे सुरेंद्र, विक्रम, सांबवी, ईशु, हर्षित, ये सब मीटिंग में है, तो मैं इससे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मेक स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। ये क्या आ रहा है? अच्छा, इसकी सेटिंग कर रखी होगी मैंने, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया हुआ ना, तो किसी को प्रेजेंटर बना सकते हैं, यहाँ से प्रेजेंटर बना के फिर आपकी डिवाइस पर आपकी डिवाइस यहाँ पर फोकस हो जाएगी, जैसे मेरी दिख रही है, और आपका स्क्रीन शेयर हो जाएगा वहां पे। तो जब आप अपने कंप्यूटर से करेंगे, आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर देंगे, तो जो भी आप गलती कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख जाएगी, तुम्हें आज की वाले उसको सही कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम कर रहे हैं डेटाबेस। तो पहले एक थ्योरेटिकल चैप्टर है डेटाबेस कंसेप्ट, उसके बाद ये प्रैक्टिकल आएगा, क्योंकि थ्योरी में आप बोर हो सकते हैं, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल भी साथ साथ चला दिया। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन तो आएगा थ्योरी में, व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस? तो डेटाबेस इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर क्या था, पहले चलता था फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम में कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी उसके अंदर? कि डेटा बार बार रिपीट होता था, जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाने गए तो पहले एक रजिस्टर में आपका नाम लिखा, फिर एक मेन रजिस्टर में उसको कॉपी किया, तो कॉपी करते समय हो सकता है कि नाम की स्पेलिंग गलत हो जाए, है ना, या पासबुक में एंट्री करते थे पहले हाथ से एक कॉपी मिलती थी, उसमें आपने 500 रुपये जमा किए, वहां 500 लिखे, 5,000 हो गई गलती से, ध्यान कहीं और है ना, तो वो गलतियां हो गई, संभाल रहे थे। लेकिन कंप्यूटर वाले सिस्टम में ऐसा नहीं है। तो क्या लिमिटेशन थी फाइल सिस्टम की? डिफिकल्टी इन एक्सेस। तो बहुत ज्यादा फाइल हो जाती थी किसी डिपार्टमेंट में, तो उसको निकालना, बार बार देखना मुश्किल होता था। फिर डेटा रिडंडेंसी, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया, डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी क्या होती है? रिपीटिशन या डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। रिडंडेंसी का मतलब क्या है? Replication या repetition of data. Replication. कई बार कोई डाटा रिपीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। सीधे सीधे क्वेश्चन ये आया, एक नंबर में, कभी 2 नंबर में पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा रिडंडेंसी? तो रिडंडेंसी मींस सेम डेटा आर डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस, है ना। तो फाइल सिस्टम में अगर होता था, वो कस्टमर का नाम बार बार हर रजिस्टर में लिखना पड़ रहा है, फिर वो अमाउंट लिखना पड़ रहा है, इतना इसमें प्रॉब्लम थी, डेटा इनकंसिस्टेंसी। यानी एक रजिस्टर में जब मैनुअली हाथ से आदमी लिख रहा है, तो यहाँ पे 500 रुपए जमा किए, कहीं पे वो मान लो 1 जीरो लिखना बोल दिया, 50 रह गए, तो एक ही इम्प्लॉय का डेटा जो सब जगह 500 रुपए होने चाहिए थे, वो अलग अलग सिचुएशन में हो गया, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट हो गया डेटा। डेटा इनकंसिस्टेंसी अकर when the same data maintained in different places do not match। एक ही डेटा अलग अलग वैल्यू उसकी हो जाए अलग अलग जगह पर, तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। फिर डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन का मतलब क्या है? मतलब मान लीजिए आपके स्टूडेंट्स की डिटेल है, एक स्टूडेंट की डिटेल में आपकी पर्सनल डिटेल है, जैसे आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर फीस अमाउंट। फिर फीस की डिटेल में आपकी आईडी, आपकी कौन सी क्वार्टर में कितनी फीस जमा हुई, है ना। तो अगर आप फीस की डिटेल को हटाना चाह रहे हो, है ना, इसकी डिटेल को हटाना चाह रहे हो, लेकिन उसको हटाने से आपकी मेन टेबल में जो डेटा है वो भी डिलीट हो रहा है, तो वो डेटा आइसोलेट नहीं है। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर डेटा को हम हटाना चाह रहे हैं, तो बिना मेन डेटा को जिसमें हम उसको हटा सके, तब बोला गया कि वो आइसोलेशन में है डेटा। ठीक है, तो ऐसा शब्द नहीं था उसमें, जैसे रजिस्टर में डेटा लिखा हुआ है, तो रजिस्टर में से अगर आपको डेटा हटाना है तो पूरे डेटा हटेगा वो, या उसको काटना पड़ेगा,
लेकिन कंप्यूटर में ये पॉसिबल है आइसोलेशन। फिर डेटा डिपेंडेंस, डेटा डिपेंडेंस मतलब data are stored in a specific format or structure in a file. If the structure of the format itself is changed, मान लो पहले रजिस्टर में पुराने टाइप के रजिस्टर छपे हुए हैं, फिर 10 साल बाद बैंक में नियम आ गया कि उस नए तरह के रजिस्टर में डेटा लिखना है, वहां ज्यादा या कम इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो पुराने वाले को आप कैसे उसमें लेके आएंगे? लेकिन कंप्यूटर में उस डेटा को चेंज किया जा सकता है, तो डेटा डिपेंडेंट रहता था वहां पर, यहाँ पे डेटा इंडिपेंडेंसी है। कंट्रोल डेटा शेयरिंग, मान लो वहां पर एक रजिस्टर में एक टाइम पे 3-4 लोगों का दिखा पा रहे हैं, रजिस्टर में डेटा अगर दिखाएंगे तो 3-4 लोगों को दिखा पाएंगे, लेकिन अगर बैंक में अभी आपकी कंप्यूटर सिस्टम कर दिया तो एक टाइम पे कई जगह पर, जितनी जगह पर आप चाहें उतनी जगह पर डेटा को शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। तो ये लिमिटेशन थी फाइल सिस्टम की, और इसको रिमूव करने के लिए कौन सा सिस्टम आया? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। So limitation faced in file system can be overcome by storing the data in database where data are logically related. We can organize related data in a database that can be managed in efficient and easily. तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेटा को मैनेज करने के लिए, जैसे कि MySQL में पढ़ेंगे, Oracle, पहले जो आपके KBS में जब C++ चलता था और विजुअल बेसिक चलता था, तो Oracle डेटाबेस था, इसकी सीडी, लाइसेंस सीडी 1 लाख रुपए की आती थी उसकी सीडी। अभी जो MySQL है वो फ्री सॉफ्टवेयर है, अब नेट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। PostgreSQL, SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो ऑफिस यूज करते हैं, वर्ड वगैरह यूज करते हैं, उसमें भी एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, जो DBMS होता है। जैसे ये ऑफिस है ना, वर्ड इसमें आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखाता हूँ आपको, यहाँ देख रहे हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखाई दे रहा है, ऑफिस के अंदर MS एक्सेस, इसके बाद ऑफिस होगी, उसके बाद एक्सेस होगा, देखो ये आ गया MS एक्सेस। अरे क्या करूं, एक्सेस नहीं, MS एक्सेस। अच्छा मैं सही नहीं बोल पा रहा, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो पावर पॉइंट खुलता है ना, एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स, ये नहीं, हमने वर्ड लिखा तो वर्ड आ जाता है ऊपर, MS वर्ड आ गया, तो ऐसी एक्सेस लिखे तो एक्सेस है ना जीरो। MS एक्सेस 2019 अब तो रहा ये लिखा आ रहा, लेकिन खुल नहीं रहा, इसका कुछ गड़बड़ है सिस्टम में। ऐसे MS एक्सेस दिखा रहा है, जिसके सिस्टम में ऑफिस डाउनलोड होगा वहां पे MS एक्सेस भी होगा, तो वो भी एक माइक्रोसॉफ्ट का DBMS है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है आपका यूज फाइल सिस्टम टू DBMS, तो फाइल सिस्टम से DBMS पे आ गए। अच्छा तो अब ये बता रहा हूँ, फाइल सिस्टम से जब हम DBMS पे आए तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें हर डेटा को टेबल की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट टेबल, ये दिख रही है आपको, स्टूडेंट टेबल में गार्जियन टेबल, एक अटेंडेंस टेबल। तो स्टूडेंट टेबल में ये 4 लाइन लिखी हुई है, ये क्या है, कॉलम है। स्टूडेंट टेबल में 4 कॉलम होंगे, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और गार्जियन ID। फिर गार्जियन टेबल में गार्जियन ID, गार्जियन नेम, गार्जियन फोन, गार्जियन एड्रेस, फिर अटेंडेंस टेबल में अटेंडेंस डेट, रोल नंबर एंड अटेंडेंस स्टेटस। अब ये टेबल 1 की आ गई, स्टूडेंट टेबल तो यहाँ पर थ्योरेटिकली लिखी हुई थी, उसमें ये डेटा आ गया। यानी देखो
इसका जो स्ट्रक्चर था इसको बोलते हैं स्कीमा। इसका जो स्टूडेंट टेबल का स्कीमा था, इसमें ये डिजाइन थी, मतलब ये स्टूडेंट टेबल की डिजाइन थी, मतलब टेबल की हेडिंग दी हुई थी यहाँ पर रोल नंबर, एसटीएम, एस डेट ऑफ बर्थ और जीयूआईडी। फिर इसमें डेटा फिल किया गया है, तो डेटा फिल किया गया तो कितनी रो है इसके अंदर बताओ? रो का मतलब रिकॉर्ड, रो रिकॉर्ड टपल एक ही चीज को बोलते हैं। तो कितनी रिकॉर्ड है इसके अंदर? 4. अरे रिकॉर्ड वो तो कॉलम है, 4 4 तो कॉलम है। अच्छा. Yes. रिकॉर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 रो रिकॉर्ड और टपल है। तीन नाम होते हैं रो, रिकॉर्ड और टपल। और नंबर ऑफ रोज को क्वेश्चन कई बार आता है। नंबर ऑफ रोज इज नोन एज कार्डिनलिटी ऑफ अ टेबल। नंबर ऑफ रोज इज नोन एज कार्डिनलिटी ऑफ टेबल। और नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज डिग्री ऑफ द टेबल। तो इस टेबल की डिग्री कितनी है? 4. डिग्री 4 है। और कार्डिनलिटी कितनी है? 6. 6। हाँ, तो डीसी 50 को इसका से याद रखना, डिग्री रिलेटेड टू कार्डिनलिटी। डिग्री मतलब क्या था? डिग्री रिलेटेड टू कॉलम, सॉरी, डिग्री का मतलब किससे? कॉलम से। और वो क्या होगा? रो का मतलब किससे? कार्डिनलिटी। कार्डिनल. अब ये गार्डियन टेबल है, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 4. 4. कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी कितनी है? 5. और इसकी सर डिग्री 3 है सर. कार्डिनलिटी करीब 10 से ऊपर है ना। इसमें पहला बना था डेटाबेस स्कीमा, मतलब डेटाबेस की डिजाइन कैसी है। तो डेटाबेस स्कीमा इज द डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस। तो इसमें कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं और उनका हेडिंग क्या है, उनकी डेटा टाइप क्या है। जैसे यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे टीचर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ऑफिस स्टाफ दिखाई दे रहे हैं। टीचर डेटाबेस में अपने अपने टाइप का, देखो डेटाबेस का लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो हर कोई अपनी जरूरत का डेटा लिखता है। तो टीचर अपनी रिक्वायरमेंट की क्वेरी करेगा, ऑफिस स्टाफ अपनी मतलब की क्वेरी वहां से अपनी मतलब का डेटा निकालेगा। और स्टूडेंट, गार्जियन, अटेंडेंस, तीनों तरह की टेबल उसके अंदर है। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस क्वेरी एंड डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एक्सेस डेटाबेस एंड इट्स डेफिनेशन। एक और वर्ड आता है मेटा डेटा। व्हाट डू यू मीन मेटा डेटा? तो डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। मेटा डेटा की डेफिनेशन क्या है? मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। लास्ट में लिख रही है ना, मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। अब डेटा अबाउट डेटा कंफ्यूजिंग वर्ड हो रहा है। जैसे हमने कहा कि हमारे डेटा मतलब टेबल के में कौन कौन सा डेटा है, मतलब कौन कौन से कॉलम है, फिर उन कॉलम का डेटा टाइप क्या है। जैसे हमने अभी स्टूडेंट टेबल बनाई थी, तो उसका डेटा क्या था? उसके अंदर नेम और रोल नंबर था। नेम का डेटा क्या था? कैरेक्टर 20 और रोल नंबर का क्या था? int 5। तो वो डेटा अबाउट डेटा हुआ है ना, उसको बोलते हैं मेटा डेटा। फिर आ गया डेटाबेस इंस्टेंस, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी टेबल में से कोई डेटा निकाला तो वो क्या कहलाता? डेटाबेस इंस्टेंस। क्वेरी, क्वेरी हम लिखेंगे अभी। जैसे कोई टेबल में से कोई डेटा निकालना है, सेलेक्ट ऑल स्टूडेंट्स whose roll number is greater than 50, इस तरह से कोई क्वेरी लिखी हमने, तो वो अभी रन करा के देखेंगे, समझ में आएगी क्वेरी क्या होती है। डेटाबेस इंजन, वो सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस में से जो क्वेरी वाला डेटा है उसको निकाल के लाता है। डेटा मैनिपुलेशन, यानी बहुत सारे डेटा में से हमारे रिक्वायरमेंट का डेटा कौन सा है। सीबीएसई का रिजल्ट आता है तो हम कौन सा रिजल्ट देखते हैं? अपना रिजल्ट देखते हैं, फिर अपने दोस्त का देखते हैं, स्कूल वाले पूरे स्कूल का देखते हैं। जिसकी रिक्वायरमेंट जैसी होती है वो वैसा डेटा निकाल लेता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? कल की क्लास में पढ़ेंगे डेटा रिलेशनल डेटा मॉडल। डेटा मॉडल क्या होते हैं, यानी जब शुरू में डेटा को स्टोर करने की बात आई तो एक साइंटिस्ट ने कहा कि डेटा को टेबल की फॉर्म में, रिलेशन की फॉर्म में, टेबल का दूसरा नाम क्या है? रिलेशन।
तो डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करना चाहिए, और वही मॉडल सक्सेसफुल हुआ, उसी पर सारे हमारे डीबीएमएस के कंसेप्ट बेस्ड है, इसलिए रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में वो डिटेल में बता रहे हैं। तो कल हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल। आप एक बार रीडिंग कर लेना एनसीईआरटी की बुक की, और MySQL इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। यस सर। इस ऐप को मैं रिकॉर्ड करके अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो जो छूट गए हैं वो देख सकते हैं, और क्या करना है, और बाकी लोगों को बता देना कि वो भी कल से ज्वाइन कर लें, ठीक है। जिसकी आईडी नहीं मिली है वो मुझे मैसेज कर देंगे, आईडी बना के भेज दूंगा, या रीसेट करके भेज दूंगा पासवर्ड। देखो यहाँ पे स्क्रीन आपको दिख रही होगी, यहाँ 3 डॉट न्यू पार्टिसिपेंट में, यहीं से अटेंडेंस डाउनलोड हो जाती है। और ये भी बता देना ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई, क्योंकि कोविड बन रहा है, ऑनलाइन क्लास की अटेंडेंस जुड़ेगी, 75% अटेंडेंस होना जरूरी है एग्जाम में बैठने के लिए। ये रिकॉर्ड रखा जा रहा है, डेली अटेंडेंस डाउनलोड होकर आरओ मांग रहा है उसको, ठीक है। ये अटेंडेंस हो गई, और मैंने क्या करना है उसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग।